नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम विगत वीडियो से कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि वृंद जी जिनका पूरा नाम वृंदावन दास जी है, इनकी रचना जो कि इनकी प्रसिद्धि का कारण है, वृंद सतसई से महत्वपूर्ण पद अर्थात दोहों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दोहे, महत्वपूर्ण पद जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पद, उन्हीं को हम ले रहे हैं। बाकी इससे पहले जो हमने पूरा पाठ को हम पढ़ा चुके हैं, अब हम देखते हैं। विद्यालक्ष्मी पुरुष पे होय नहीं एक ठाई, नाइन सुख द्वे सोति में पिए पे एक ही जाय, पिए पे एक ही जाय। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में, इस दोहे में वृंद जी क्या कह रहे हैं कि विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होय नहीं एक ठाई, ना ही ने सुख द्वेष होती में पिए पे एक ही जाए। कुछ शब्दार्थों को पहले देख लेते हैं। विद्या का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से है, सरस्वती से है। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लक्ष्मी अर्थात धन संपदा, पुरुष पे यानी एक व्यक्ति के पास, ठीक है, एक व्यक्ति के पास, पुरुष के पास, हो या मैंने होती नहीं, एक ठाई मैंने एक स्थान पर, ठाई मैंने स्थान, या एक समय एक समय साथ में नहीं रह सकती। नाहिन मैंने नहीं, सुख द्वे, सुख मैंने सुख दे, द्वे मैंने दो, सोती मैंने सोतेली स्त्रियां, या दो जो सोत है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। पिए पे एक ही जाए, प्रिय के पास या पति के पास केवल एक ही सुख विलास प्राप्त कर सकती है। एक ही जाए माने एक ही जाती है। अब देखिए यहाँ पर सुख, सुख माने सुख दे सकती है, सुख विलास। अब इसको अर्थ हम देख लेते हैं। इसका अर्थ तो पद्यांश, आपको प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या दोहा कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है, और इसमें कवि वृंद जी ने प्यारे विद्यार्थियों विद्या अर्थात सरस्वती और लक्ष्मी को एक साथ एक व्यक्ति के पास में नहीं रहने का बात इसमें बताई है कि विद्या या सरस्वती और लक्ष्मी धन संपदा परस्पर विरोध जो है व्यक्त करते हैं, या विरोध रूप में इसको दृष्टिगोचर किया गया है कि जहाँ धन है वहाँ विद्या नहीं, और विद्या है वहाँ धन नहीं, इस प्रकार का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो विद्या यानी सरस्वती और लक्ष्मी की एक दूसरे की विरोध की भावना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। देखिए क्या भाव है कि विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होय नहीं एक ठाई, कि एक व्यक्ति के पास में कभी भी जो है एक समय पर विद्या यानी सरस्वती और लक्ष्मी यानी धन संपदा कभी एक साथ नहीं रह सकते या रहते हैं। अब ये जिस भाव से भी कवि का भाव है, हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें जो ज्ञानी है उसके पास लक्ष्मी अर्थात धन संपदा है। अब इसका अर्थ कोई दूसरे स्वरूप में ये हो सकता है कि जहाँ धन हो जाएगा तो वहाँ अज्ञानता भी जल्दी आ जाती है, अहंकार आ जाता है। तो उस अर्थ में इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि ज़्यादा धन दौलत जो होती है उससे अज्ञानता आने की संभावना अधिक होती है, मोह मद अहंकार की भावना अधिक आ जाती है, जिससे जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा धन दौलत से ये अज्ञानता नष्ट हो जाती है। और जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, वो धन दौलत को प्राप्ति की इच्छा
ये नहीं करता, अर्थात जो ज्ञानी है वो धन दौलत की आसक्ति में नहीं पड़ता है। इस स्वरूप में इसका अर्थ हो सकता है। तो देखिए कि एक व्यक्ति के पास में एक समय में विद्या यानी सरस्वती और लक्ष्मी यानी धन दौलत एक समय नहीं रह सकती। एक स्थान पर कवि यहाँ पर भाव व्यक्त कर रहा है कि सरस्वती और लक्ष्मी परस्पर डाह का स्वभाव होता है, ईर्ष्या का स्वभाव होता है। लक्ष्मी और सरस्वती में परस्पर ईर्ष्या या डाह का भाव रहता है। तो इस प्रकार से जिसके पास विद्या रहेगी उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, ठीक है, धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं होगी, या धन होगा तो वहाँ विद्या नहीं होगा, ठीक है, कि धन दे करके विद्या को अर्जित नहीं किया जा सकता। अब ज़रूरी नहीं है कि धन आप दो और उससे विद्या अर्जित हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है कि नाहिन सुख द्वे सोती में पिए पे एक ही जाए। इस प्रकार सरस्वती और लक्ष्मी का जो सोतिया डाह या ईर्ष्या की स्थिति इन दोनों में रहती है। और इसको एक उदाहरण के द्वारा व्यक्त किया गया, दृष्टांत के द्वारा, कि जैसे एक प्रियतम के पास में दो सौतेली स्त्रियां नहीं रह सकती। एक प्रियतम के पास में दो सौतेली स्त्रियां या दो पत्नियां सुख विलास नहीं कर सकती, उनमें से कोई एक ही प्रियतम के पास रह सकती है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती है, केवल एक ही से सुख विलास मिलेगा। तो सोतिया डाह के कारण दो स्त्रियां जब होती है तो मुसीबतों का कारण बन जाती है, क्योंकि दो स्त्रियां कभी भी एक पति के दो पत्नियां नहीं रह सकती, और रहेगी तो मुसीबतों की वो जड़ बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ एक का सामीप्य ही सुखकारी होता है, जो सुख देने का कारण बनता है। बाकी दो पत्नियां एक पति को किसी एक पति के दो पत्नियां हो तो वो मुसीबत का कारण बन जाती है, क्योंकि वे दोनों पत्नियां परस्पर सोतेला या ईर्ष्या डाह का भाव उनमें रहेगा या उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण से उसका जीवन, उस व्यक्ति का जीवन है वो कष्टकारी बन जाता है। तो इसी प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में पर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि लोक आस्था का प्रतीक यहाँ पर, लोक आस्था का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है कि जो विद्वान होगा वो धनवान नहीं होगा, और जो धनवान होगा वो विद्वान नहीं होता। अब उस समय की परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ रूपक अलंकार की प्राप्ति भी हो रही है, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार की प्राप्ति भी हो रही है। भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है, और छंद की बात करें तो इसमें दोहा, छंद की यति गति उचित है, नाद सुंदरीय, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगला दोहा देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो जैसे तिय तैसिए करिए नीति प्रकाश, काट कठिन बेधे भ्रमर मृदुवर विंद निवास, मृदुवर विंद निवास। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी थोड़े शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। जो जैसा व्यवहार करता है, जो जैसा होता है, तिहि मैंने उसके साथ तैसी मैंने वैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए। करिए नीति प्रकाश, नीति सम्मत बात यह है, नीति सम्मत प्रकाश मैंने ज्ञान की बात है, नीति सम्मत बात है या नीति सम्मत ये आचरण करने की बात कही गई है कि काट मैंने लकड़ी, काष्ठ, कठिन मैंने कठोर, भेदे मैंने छेदता है, छेद देता है, या कुरेद देता है, कुरेद देता है, कुरेद देता है, ठीक है, छेद कर देता है। कौन? भ्रमर, भंवरा। और मृदु मैंने कोमल, अरविंद मैंने कमल, निवास मैंने निवास, रहने पर, रहने पर। देखिए यहाँ पर एक भंवरे की बात कही गई है, नीति सम्मत बात कही गई है कि जैसे भंवरा होता है वो जो लकड़ी होती है, लकड़ी कठोर होती है
तो भंवरा उस कठोर लकड़ी में भी क्या कर देता है, छेद कर देता है। परंतु वही भंवरा जब संध्या काल में कमल के कोरकों के बीच में, कमल दल के बीच में कैद हो जाता है, तो वह रात भर उसी में ही रह जाता है, लेकिन उस कोमल कमल को छेदता नहीं है, अर्थात वह उसको हानि नहीं पहुंचाता है। उसके साथ मृदुल कोमल के साथ वह मृदुलता का व्यवहार करता है, तो कठोर काठ के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। तो यहाँ पर इसी व्यवहार की बात कही गई है। देखिए, वृंद सत्सई से उद्धृत है, प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है, और इसमें कवि ने जैसे को तैसा व्यवहार करने की बात कही गई है। जैसा व्यवहार करोगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने का समर्थन किया है कि जो जैसे तिये तैसिये करिए नीति प्रकाश। ठीक है, नीति सम्मत ज्ञान की बात यही है कि यहाँ पर ये नीति और सम्मत ज्ञान की बात ये कहती है, वृंद जी कहते हैं कि नीति सम्मत ज्ञान की बात ये है कि जो जैसा होता है, जैसा व्यवहार का व्यक्ति होता है, या जो जिसके साथ जैसा जैसा उसका स्वरूप स्वभाव होता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जिसका स्वभाव जैसा होता है, जो जैसा होता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो जैसे तिये तैसिये, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही आचरण या व्यवहार करना चाहिए। ये नीति सम्मत बात है। जैसे काट कठिन भेदे भ्रमर और मृदु अरविंद निवास, जैसे भंवरा है वह कठोर काठ में छेद कर देता है। ठीक है, भंवरा है वो लकड़ी में या काष्ठ में कठोर होता है, लकड़ी या जो काष्ठ है वो कठोर होता है, तो भंवरा भी उसके साथ कठोरता का व्यवहार करता है और उस लकड़ी को क्या कर देता है, कुरेद देता है, फोड़ करके उसमें छेद कर देता है। और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, वो भंवरा कमल का जो कोमल स्वभाव है उसको देख करके, कमल की जो कोमल प्रकृति है उसको जान करके भंवरा सायंकाल में जब उस कमल कोरकों में बंद हो जाता है, पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, तो वह उस पंखुड़ियों में रात भर पड़ा रहता है, निवास करता है, लेकिन वह उस कोमल कमल के पत्तों को छेदता नहीं है, अर्थात उस कमल पंखुड़ियों को छेदता नहीं है, अर्थात फोड़ता नहीं है। तो कमल के कोमल प्रकृति को जानकर उसके अंदर निवास करता है। इस तरह से भंवरा काठ के साथ कठोरता का व्यवहार करता है, तो कोमल कमल के साथ कोमलता का व्यवहार करता है। भंवरा वही है, लेकिन जो जैसा स्वभाव होता है, जैसा उसका आचरण होता है, उसके साथ वैसा ही वो व्यवहार करता है। लकड़ी के साथ कठोरता का, तो कमल के साथ कोमलता का व्यवहार वो करता है। तो आशा करता हूँ ये भाव समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अर्थ तो इस प्रकार से दुष्टों के साथ यहाँ पर विशेष में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। कवि वृंद जी कहते हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए और सज्जन व्यक्ति के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दोनों के साथ स्वभाव के अनुसार ही उसका व्यवहार करना चाहिए। अलंकारों की बात करें तो इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास तो अलंकार है ही है, साथ ही साथ दृष्टांत दिया है कमल का और इसका कठोर काठ का, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। भाषा ब्रज है ही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, दोहा छंद है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला पद देख लेते हैं। भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नाही, जान पर तू है काक पिक ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के माही। प्यारे विद्यार्थी इस पद में देख ले, भले मन भला, बुरे सब एक से, जो लो मन जब तक, जो लो मन मतलब होता है जब, लो मन तक, जब तक, बोलत मन बोलते, नाही मन नहीं, नहीं बोलते हैं, जान पर तू मन जान पड़ता है, काक मन कौवा और पिका मन कोयल।
ऋतु बसंत के माही, बसंत ऋतु में ये जान पड़ता है कि कौन कोयल कौवा है और कौन कोयल है। अब इसको हम प्रसंग के लिए देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश या दोहा वृंद सत्सई से उद्धृत है, कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों अपने लोक अनुभव का कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि संसार में भले और बुरे का ज्ञान जब उसके साथ व्यवहार किया जाता है तब पता चलता है कि भले बुरे सब एक से, जो लोग बोलत ना। इस संसार में कौन भला है कौन बुरा है इस बात का पता पहले नहीं चलता, क्योंकि ऊपर ऊपर से सब भले ही दिखते हैं। ठीक है, तो इस संसार में भले बुरे का ज्ञान पहले नहीं होता, क्योंकि ऊपर ऊपर से सब क्या देखते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। लेकिन जब वे बोलते हैं तब उनके भले बुरे का पता चल जाता है। जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक कौन भला है कौन बुरा इसका पता नहीं चलता। जब उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनसे वार्तालाप की जाती है, तब उनके बोलने के ढंग अंदाज से पता चल जाता है कि वे भले हैं बुरे हैं, इसका पता चल जाता है। जान पर तू है काकपिक बरितु बसंत के माही। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में कौवा और कोयल दोनों बोलते हैं और बोलते ही उनका अंतर का पता चल जाता है कि भले ही दोनों के रंग एक से हैं, काले हैं, लेकिन दोनों के रंग एक जैसे होने से वो दोनों भले या बुरे के प्रतीक स्वरूप नहीं पता चलता है। कि कौवा कर्कश बोलता है तो कोयल मीठी मधुर वाणी बोलती है, तो उसका पता हमें बसंत ऋतु के अंदर पता चलता है। तो इस प्रकार एक जैसे रंग होने से कुछ नहीं होगा, उसके व्यवहार से पता चलता है। तो ऊपर ऊपर से सब भले ही दिखाई देते हैं, जब उनके साथ व्यवहार किया जाता है तब व्यक्ति का पता चलता है कि वह अच्छा है बुरा है, व्यवहार से पता, आचरण से पता चलता है। ऐसे संस्कृत में भी श्लोक है ना कि काकय काकय पिकय पिकय, है ना, काकय काकय पिकय पिकय, ऐसा संस्कृत में भी एक श्लोक है कि कौवा कौवा और कोयल कोयल है, इसका पता बसंत ऋतु में। काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, का भेद पिक काकयो बसंत ऋतु में माही। बसंत ऋतु में काक है काकय पिक पिक, ऐसा सा कुछ है श्लोक, थोड़ा सा मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, एक शब्द में कहीं बोल रहा हूँ। तो पिक काकय कृष्ण यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी कृष्ण यानी काली होती है। और का भेद पिक काकयो, दोनों में क्या अंतर है, कोयल और कौवे में क्या अंतर है कि बसंत ऋतु आने पर काकय काकय पिकय पिकय, अर्थात कौवा कौवा होता जाता है और पिकय पिकय यानी कोयल कोयल का मधुर वाणी से उसके पता चल जाता है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत में भी आया हुआ है। और विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि व्यवहार करने से ही भले और बुरे का ज्ञान होता है। व्यक्ति को भले बुरे का ज्ञान कब होता है, जब उसके साथ व्यवहार किया जाता है, तब पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उक्ति बताई, ये दोहा है, इस संदर्भ को पता इसका पता चलता है हमें। अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ इसमें भी दृष्टांत दिया है कौवे और कोयल का, तो दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों दोहे आपको ठीक प्रकार समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को ठीक प्रकार से, इन दोनों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझिए, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।